जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे गोड्डा जिला को और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे पूरी तरीक़ा से गोड्डा जिला को। यहाँ से जितने भी झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे प्रश्न उन सबको देखने का प्रयास करेंगे। हो सके तो पेन पेपर कॉपी सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ साथ लिखते भी चलिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो आप नहीं जानेंगे वो नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि ये जो होगा सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, जो भी झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा होता है सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो साथ साथ आप देखते चलिएगा और समझते चलिएगा, रटेंगे नहीं, सब कुछ समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक झारखंड का मैप बना लेते हैं, फिर उसके बाद गोड्डा जिला का स्थिति को देखेंगे और फिर धीरे धीरे सब कुछ समझते हुए चलेंगे। तो देखिए आप लोग भी एक मैप बना लीजिएगा और देखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। देखिए एक झारखंड का मैप सिंपल सा बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगना चाहिए कि झारखंड है, ठीक है। ऐसा नहीं झारखंड की जगह पर कोई बिहार और कोई दूसरा राज्य का ऐसा ना बन जाए, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लिए, कहने का मतलब इसके पहले हम खड़ा हुए थे तो पता चला कि लाइटें चल गया। अब लाइट चल गया तो बहुत देर तक रुके, लाइट नहीं आया, उसके बाद फिर से हम खाना बनाए खाएँ, उसके बाद देखे लाइट आया तो फिर से हम पढ़ाने के लिए खड़ा हुए। तो थोड़ा सा लग रहा है अलग टाइप का। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि खाने का पहले पढ़ा लें, लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी हुआ कि आज हमको खाना खाने के बाद पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये झारखंड है। अब झारखंड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये एरिया है संथाल परगना का, ये है संथाल परगना। देखिए ये संथाल परगना है और संथाल परगना में जिलों की संख्या कितना है, तो जिलों की संख्या 6 है, ठीक है। हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि संथाल परगना में जिलों की संख्या कितना है, 6 है, ठीक है। अब 6 जिला में हम बहुत सारे जिला देख चुके हैं, जैसे अब साहेबगंज को हम इसके पहले दे चुके हैं, पाकुड़ को दे चुके हैं, आज हम गोड्डा को देखेंगे, फिर धीरे धीरे करके सब खत्म करेंगे। इसके पहले भी बहुत सारा पार्ट दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये पलामू का पूरा हम दे चुके हैं, पलामू परमंडल। फिर उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर का पूरा दे चुके हैं, उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर पूरा दे चुके हैं। एक कोल्हान बचा हुआ है जो नया परमंडल है, और संथाल परगना के कुछ जिले बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हम मास्टर वीडियो भी ऐड करके दे देंगे। तो आप लोग सब कुछ लिखते चलिएगा, साथ साथ चलिएगा। थोड़ा सा मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल बोर्ड है, बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। बहुत अच्छा फैक्ट हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा समझ हो जाए और उसके बाद वहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे झारखंड में 24 ज़िले हैं, अगर 24 जिले की स्थिति अवस्थिति और 24 जिलों के बारे में आप जान लेते हैं, इसका मतलब है कि आप झारखंड के बारे में जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यही उद्देश्य है झारखंड दर्शन का, जिससे कि आप सभी जिला के स्थिति अवस्थिति के साथ उसका पूरा इतिहास, उसका पूरा स्थिति सारा कुछ जानेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, ज्योग्राफिकल स्थिति, सब कुछ यहाँ पे, पर्यटन स्थल सब कुछ चलेंगे, ठीक है। तो देखिए संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिलों में यहाँ पे पाकुड़ देख चुके हैं, साहेबगंज देख चुके हैं। ये जो है एरिया आपका साहेबगंज का है, ये नीचे वाला एरिया हो गया पाकुड़ का, ठीक है। तो ये हम पहले देख चुके हैं, अब वहाँ पे नहीं देखेंगे। इसके बाद जो स्थिति बनता है ये वाला जोन, ये वाला देखिए एग्जैक्ट नहीं हो है, आप मैप झारखंड वाला लेकर बैठिएगा तो देख लीजिएगा। ये जो लोकेशन दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, ये आपका है गोड्डा, ठीक है। गोड्डा, ये गोड्डा जिला है, मतलब ये लोकेशन आपको जो दिख रहा है ये गोड्डा जिला है, जो बिहार से सीमा लगाता है। कहने का मतलब अंतर्राज्यीय में देखेंगे तो गोड्डा का सीमा बिहार से लगता है। ऊपर का एरिया में देखेंगे 10 जो जिला है झारखंड का वो बिहार से सीमा लगाता है। पश्चिम बंगाल से देखेंगे तो 10 लगाता है। नीचे जो है उड़ीसा, वहाँ पे 4 और छत्तीसगढ़ से भी 4। एक यहाँ पे आपको हम बताए होंगे सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वो गढ़वा से सीमा लगाता है झारखंड से। तो झारखंड का जो राजकीय सीमा लगता है 4 के बाद 5 राज्यों से इसका सीमा लगता है, ठीक है। तो वो पहले हम बता चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा और सब कुछ समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब गोड्डा जिला ये समझ गए कहाँ पे स्थिति है। अब गोड्डा जिला का पूरा विस्तार से हम देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए गोड्डा जो जिला है, जिला गोड्डा, ठीक है, गोड्डा जो जिला है ये अगर देखा जाए तो कहने का मतलब इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ ये इंपॉर्टेंट रखता है। 2017 में दरोगा जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में, उसमें बार बार पूछा जाता था कि इसका स्थापना कब हुआ है। कहने का मतलब जिला का स्थापना पूछता था, क्षेत्रफल पूछता था।
तो हो सकता है कि अभी भी अगर जेएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है झारखंड में, वहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जिला का स्थापना जो है वो याद कर लीजिए, कम से कम डेट नहीं तो कम से कम ईस्वी याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट जो है वो ईस्वी सन है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिमाग में रखना है 25 मई, हम पूरा लिखा दे रहे हैं, 25 मई 1983 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। गोड्डा जिले की स्थापना कब हुआ है? तो गोड्डा जिले का स्थापना 25 मई 1983 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, गोड्डा जिले का स्थापना। ठीक है, अब स्थापना अगर हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो भी पूछा जाता है। तो कहीं कहीं इसका क्षेत्रफल 2266 वर्ग किलोमीटर लिखता है और कहीं कहीं 2100 वर्ग किलोमीटर लिखता है। तो आप 2200 2100 ऐसे याद रखे रहिएगा। कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल कहीं कहीं 2266 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं बुक में 2111 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है। तो ज़्यादातर मान्य ये डेट रहेगा। कहने का मतलब ज़्यादातर अगर बुकों में देखा जाए तो 2500 यहाँ पे 2266 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र, अगर लोकसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो गोड्डा ही है, गोड्डा। ठीक है, और गोड्डा के सबसे फेमस मतलब सांसद हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे को आप लोग जानते होंगे, मतलब ये भाजपा के सांसद हैं, लेकिन गोड्डा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। पूरा झारखंड में अगर बोला जाए तो एक टॉप सांसदों में से एक है निशिकांत दुबे। ठीक है, और इन्हीं का क्षेत्र देवघर में भी पड़ता है। ठीक है, तो देवघर हवाई अड्डा का अगर देखा जाए, या देवघर एम्स का, या तो देवघर का विकास का अगर देखा जाए तो निशिकांत दुबे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि गोड्डा के ही सांसद हैं कौन? निशिकांत दुबे। बहुत बार इनको अच्छा सांसद का भी अवार्ड मिला है निशिकांत दुबे को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वो गोड्डा के सांसद हैं और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, उसी का वो सांसद हैं अभी वर्तमान में, निशिकांत दुबे, और देवघर क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लोकसभा क्षेत्र हो गया आपका। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, तो यहाँ पे विधानसभा का अगर देखा जाए पूरी तरीक़ा से तो विधानसभा का क्षेत्र अगर देखेंगे तो 3 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे कितना विधानसभा क्षेत्र है? तो 3 विधानसभा क्षेत्र है। एक खुद गोड्डा है, एक महंगामा है और एक पोराहाट है। ठीक है, पोरैया हाट है। ठीक है, एक पोरैया हाट है, एक आपका गोड्डा खुद हो गया और एक है महगामा। ठीक है, तो महगामा, पोरैया हाट और एक गोड्डा, ये 3 संसदीय क्षेत्र है, सॉरी विधानसभा क्षेत्र है। कहाँ पे? तो गोड्डा में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, गोड्डा में 3 विधानसभा क्षेत्र है, महगामा, गोड्डा और उसके बाद पोरैया हाट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अनुमंडल, अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडल जो है वो कितना है? तो यहाँ पे अनुमंडलों की संख्या 2 है। 2 अनुमंडल में एक गोड्डा खुद अनुमंडल है और दूसरा महगामा है। ठीक है, गोड्डा और महगामा 2 अनुमंडल इसके पास है, मतलब किसके पास? गोड्डा के पास है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में कभी पूछता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रखंड। ठीक है, प्रखंडों की संख्या कितना है? 9 प्रखंड है। ठीक है, ये बना था तो उस समय 8 था, अभी वर्तमान में इसका 9 प्रखंड है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से सब नहीं पूछेगा, स्थान पूछता है। ठीक है, पोरैया हाट कहाँ पे है, महगामा कहाँ पे है, तो अगर ये दिमाग में रहेगा कि इसका ये विधानसभा क्षेत्र है तो आप आसानी से मार सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से लोकसभा क्षेत्र गोड्डा, तो गोड्डा तो सब लोग जानेगा क्योंकि जिला ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। प्रखंड कितने हैं? 9, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रखंडों की कितनी संख्या है, तो 9 है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। कहने का मतलब जो गोड्डा जिला है, मतलब जिला जो गोड्डा है वो अगर देखा जाए तो गोड्डा सबसे सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, कहने का मतलब 13,13,000 इसकी आबादी है लगभग। ठीक है, 13,13,000 इसकी आबादी है किसके पास? मतलब गोड्डा के पास। मात्र शहरी क्षेत्र में ये सब 64,000 लोग रहता है, 64,000 लोग रहता है शहरी क्षेत्र में, बाकी ज़्यादातर ये सब ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। समझ रहे हैं? 64,000 मात्र, लगभग 12 लाख के आसपास में, मतलब 12 लाख कुछ हज़ार, 12.5 लाख के ऊपर। कहने का मतलब लोग कहाँ रहता है? ग्रामीण क्षेत्र में। 95.5% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है।
ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे निवास करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना इसलिए है क्योंकि गोड्डा जो एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र यहीं पे देखने को मिलता है। गोड्डा जिला में 95.5% के आसपास में लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 96% मतलब 96% के आसपास में ग्रामीण आबादी है। कहाँ पे? गोड्डा में। कहने का मतलब ना, मेरे साथ एक टीचर पढ़ाते थे, तो ये टीचर जो पढ़ाते थे वो मैथ पढ़ाते थे, ठीक है। तो वो धनबाद से आते थे और उनका जो शादी हुआ था, मैरिज हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो गोड्डा में हुआ था। तो गोड्डा में हुआ था तो गोड्डा की मतलब भाभी जी थी और जो भाई साहब थे वो कहाँ के थे? तो वो देवघर मतलब धनबाद के थे। वैसे देवघर में भी घर था उनका, लेकिन वो धनबाद में ज़्यादातर रहते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भाभी जी आई शुरू में नया तो बार बार बोलती थी, मतलब भैया जी को, कहने का मतलब जो मैथ वाले सर थे उनको बोलती थी कि वो धनबाद क्या है, धनबाद तो गांव है, कहने का मतलब ये कौन सा बड़ा शहर है, ऐसा बोलती थी। और उसके बाद अपना आप को पूरा तारीफ करती थी कि गोड्डा तो मतलब गोड्डा को ही गांव बोलती थी, लेकिन धनबाद को भी इसके साथ साथ बोल देती थी, वो तो भी कौन सा चीज़ है, गाँव है। तो कहने का मतलब सर को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि यार धनबाद को भी ये ऐसा ही बोल देती है, गाँव है। तो हम तुरंत ना गूगला से सर्च किए, आप गूगला से सर्च किए, आप पता किए कि आखिर क्या है। तो कहने का मतलब उसी दिन हम सबसे पहले सर्च किए थे तो पता चला था कि सर्वाधिक ग्रामीण जो क्षेत्र है वो 95.5% ग्रामीण है गोड्डा, आपका पूरी तरीक़ा से गोड्डा। और धनबाद जो है, धनबाद, ठीक है, धनबाद जो है वो सर्वाधिक जो है सर्वाधिक शहरी है। तो सर्वाधिक शहरी लोग कहाँ निवास करता है? तो ये निवास करता है मतलब धनबाद में। और सर्वाधिक जो ग्रामीण क्षेत्र है वो है कहाँ पे? तो ये आपका गोड्डा में। तो हम यही डाटा जो है वो सर को दे दिए, मैथ वाले सर को, और उसके बाद जो है वो जाकर अपनी वाइफ को दिखा दिए कि देखो सबसे ग्रामीण आबादी है तुम्हारा अपना नेहरा, ठीक है। नेहरा जो है वो तुम्हारा सब क्या है, सबसे ग्रामीण एरिया, 95% लोग रहता है, 96% ग्रामीण क्षेत्र में। और धनबाद सबसे शहरी एरिया है और उसमें सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है? शहरी है आपका धनबाद, ठीक है। तो ये जाकर बताए थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा के लिए। हम ये कहानी तो ज़रूर बता दिए, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाधिक शहरी आपका हो जाएगा धनबाद और सबसे ग्रामीण कौन हो जाएगा? गोड्डा होगा। उस दिन से भाभी जी जो है मतलब सर को कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम बेसिक बात बता दिए किसके बारे में? गोड्डा के बारे में। अब थोड़ा सा इतिहास और ये सब के बारे में हम डिटेल्स समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इतिहास इसका क्या इंपॉर्टेंट रखता है, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हुए चलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो समझेंगे कि फिर आप इससे मतलब अच्छा नंबर नहीं ला सकते अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए सबसे पहले इतिहास में यहाँ पर आते हैं प्राचीन इतिहास। देखिए प्राचीन इतिहास में कोई खास गोड्डा का योगदान नहीं है, लेकिन जहाँ तक महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देते हैं। गोड्डा जिला में एक आपका मंदिर है, आप लोग को पता होगा, बाराकोपा एक पहाड़ है गोड्डा में। अब बाराकोपा पहाड़ में माँ योगिनी का एक मंदिर है, ठीक है, माँ सती से संबंधित है, एक शक्ति पीठ है ये। तो ये बहुत प्राचीन कहानी है। कहने का मतलब जो अगर आपको पता होगा कि मतलब शंकर भगवान गुस्सा करते हैं तो क्या स्थिति होता है, तो शंकर भगवान का एक बार गुस्सा आया था, ऐसा कहावत है कि शंकर भगवान का गुस्सा आया था। तो कहने का मतलब कि जलती हुई एक माँ सती का मतलब पूरा तरीका से शरीर लेकर वो तांडव करने लगे थे। कहने का मतलब देखिए ये सब कहानी से कोई मतलब नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन माँ योगिनी मंदिर से संबंधित कुछ कहानी है। वैसे अब देखिए हम लोग गढ़ा हुआ है या सही है पता नहीं, लेकिन हम सिंपल बता देते हैं कि बोला जाता है ऐसा कि जो माँ सती मतलब कहने का मतलब कुछ अपमानित होते हैं, कौन? शंकर भगवान। कहने का मतलब ससुराल में कुछ प्रोग्राम होता है, इनको नहीं बोला जाता, इनकी वाइफ को बोला जाता है। तो कहने का मतलब बोला जाता है कि जब उसकी वाइफ चली जाती है वहाँ पे, उनकी वाइफ, तो वो जो होते हैं वो पूरा आग बबूला हो जाते हैं गुस्सा से। तो जब सती माता को में क्या पता नहीं कैसे आग लग जाता है, तो कहने मतलब उनको उठाकर और सती माता को उठाकर ये तांडव करने लगते हैं, शिव तांडव। तो उसी समय विष्णु भगवान कहते हैं कि ये तो पूरा प्रलय ले आएगा धरती के ऊपर में। तो प्रलय से बचाने के लिए विष्णु भगवान जो हैं
वो उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े में अलग अलग जगह पर मतलब फेंक देते हैं, अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं, जिससे कि शंकर भगवान का गुस्सा ठंडा हो जाए। कुछ कहानी हमको उतना मतलब नहीं है, लेकिन बस ये गुस्सा ठंडा करने के लिए ऐसे लाश को मतलब उसका बॉडी को अलग अलग पार्ट में फेंकने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब एक पार्ट जो होता है, बायां जांग जो होता है, वो कहाँ पर गिरता है, तो ये मतलब बाराकोपा पहाड़ी पर गिरता है। और ये बाराकोपा पहाड़ी पर जब गिरता है तो ऐसा बोला जाता है कि माँ का जो जांग है, मतलब बायां जांग है, वो बाराकोपा पहाड़ी पर गिरा, तो वो एक शक्तिपीठ के स्थल के रूप में वहाँ पर विकसित किया। इसीलिए लोग जो है वहाँ लाल रंग की चुनरी जो है मैया जी को चढ़ाते हैं। लाल रंग की चुनरी माता को वहाँ पे चढ़ाया जाता है बाराकोपा पहाड़ी के ऊपर में, माँ योगिनी के मंदिर में। ठीक है, ऐसा एक मान्यता है। मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि जैसे कामाख्या धाम, आप लोग कामाख्या मंदिर सुने होंगे, असम में है, वहाँ पर मतलब ये होता है जोग टोन और ये सब के लिए जाना जाता है। तो उसी के तर्ज पर ये भी चलता है। मतलब यहाँ पे लोग नहीं बोलता है भूत का नचा देता है लोग, जो सीख सिखाने का काम करता है, तो ये यही यहाँ भी होता है। कहने का मतलब एक कामाख्या मंदिर में होता है और एक आपका यहाँ पे माँ योगिनी के मंदिर जो है वो गोड्डा में होता है, और उसी के तर्ज पर यहाँ पे होता है। तो गोड्डा का प्राचीन माँ योगिनी के मंदिर से संबंधित है, और ये अति प्राचीन कहावत है। कहने का मतलब शंकर भगवान का समय कहे तो आप समझ सकते हैं, ये प्राचीन नहीं, बहुत ज़्यादा प्राचीन बात है। ठीक है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं, केवल आप याद रखिएगा कि बाराकोपा का पहाड़ी कहाँ पे है और किस लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब माँ योगिनी के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही ज़रूरत है। ठीक है, उसको दिमाग में रखिएगा। दूसरी कहानी का क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहने का मतलब बोला जाता है कि महाभारत में इसकी चर्चा की गई है। कहने का मतलब पांडव और कौरवों का लड़ाई आप सुने होंगे। पांडव और कौरवों का जब लड़ाई हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि जब ये लड़ाई यहाँ पर हुआ था तो जब अज्ञातवास में कुछ दिन तक पांडवों को छुपना था, तो वो पांडव लोग जो है वो यहीं पर आकर के गोड्डा के क्षेत्र में कुछ दिन तक बिताए थे। ठीक है, तो ऐसा महाभारत में उल्लेख मिलता है। तो ये भी अति प्राचीन बात है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा दूसरी बात को। ठीक है, ये यहाँ तक इम्पॉर्टेंट हो गया। और एक यहाँ पर मतलब देखा जाए तो कहने का मतलब ये जो बसंत एक करके बसंत राय जो यहाँ के राजा हुआ करते थे गोड्डा में, तो वो यहाँ पे एक जलयान बनाए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखा जाए जलाशय बनाए थे, जलयान नहीं, एक जलाशय बनाए थे। कौन? बसंत राय, गोड्डा के राजा थे बसंत राय। तो यहाँ पर एक जलयान बनाए थे। ठीक है, तो जलयान नहीं, बार बार जलयान बोलते हैं, जलाशय बनाए थे। तो ये जलाशय जो है वो मतलब 25 से 50 एकड़ में फैला हुआ था। अब जब 50 एकड़ में ये जलाशय फैला हुआ था तो आप सोच सकते हैं कि ये जलाशय कितना बड़ा एरिया में होगा। तो बोला जाता है कि उसमें नाव से या तो उसमें हाथी के द्वारा आप पास नहीं कर सकते थे वो जलाशय को। कहने का मतलब जलाशय अपने ओर खींच लेती थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बसंत राय जो है उसी के नाम पर बसंत राय मेला भी यहाँ पे मनाया जाता है। बिसु मेला भी कहते हैं। चैत्र संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है। चैत्र संक्रांति के दिन मनाया जाता है बसंत राय मेला, बिसु मेला इसे कहते हैं। तो ये भी प्राचीन कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास में यही 2-3 चीज़ लिख लीजिएगा। योगिनी माता का मंदिर बाराकोपा पहाड़ी, उसके बाद महाभारत में जो यहाँ पे पांडवों को रहने का स्थान के बारे में पता चलता है, और मतलब एक आपका बसंत राय का जो जलयान जो बना था, जलाशय, जलयान नहीं, बार बार जलयान क्यों बोल देते हैं, जलाशय बना था, तो जलाशय को रखेंगे दिमाग में। तो 3 बातें यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होगा मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। मध्यकालीन इतिहास से कुछ भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बस आप जानिए कि अकबर के समय में जो स्थिति संथाल परगना का था, शेरशाह सूरी के समय में जो संथाल परगना का स्थिति था, वो इसका भी था, क्योंकि ये भी पार्ट जो है गोड्डा किसके समय में ये भी संथाल परगना का पार्ट हुआ करता था। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब इसका है आधुनिक इतिहास। देखिए आधुनिक इतिहास में क्या इसका रोल रहा है उसको समझिए। आधुनिक इतिहास में देखा जाए तो आप अच्छे से समझेंगे तो एक खरवार विद्रोह हुआ था, खरवार विद्रोह। ठीक है, अब ये खरवार विद्रोह जो हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था भागीरथ मांझी के द्वारा। तो भागीरथ मांझी का मतलब जो है वो तेलडिहिया जो क्षेत्र है गोड्डा में, यहाँ के निवासी थे। भागीरथ मांझी जो तेलडिहिया क्षेत्र है वो गोड्डा के निवासी थे,
और 1874 ईस्वी में मतलब खरवार विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और खरवार विद्रोह करने का उद्देश्य था ना कि जो मतलब प्राचीन से चलते आ रहे सभ्यता संस्कृति और उसके जो मर्यादा है उसको आगे बनाए रखना, इसके लिए भागीरथ मांझी ने खरवार विद्रोह किया था। और खरवार विद्रोह 1874 ईस्वी में हुआ था। तो इसके लिए तिलडहिया क्षेत्र जो है वो फेमस है। कहने का मतलब भगीरथ मांझी का ये क्षेत्र रहा है, मतलब एक महान योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों के साथ भी और उसके बाद परंपरागत जो शासन व्यवस्था या उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उसको आगे तक बढ़ाने में अपने योगदान के लिए इन्होंने विद्रोह किया था। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास में। तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो हम सब बता दिए। कहने का मतलब एक दो बार अगर देख लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर भाई साहब अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिएगा। कहने का मतलब ज़्यादातर आप लोग देखते ही नहीं, अब देखते नहीं हैं तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप लोग जितना अधिक देखेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे लोगों के बीच में, हम उतना अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए, जिससे कि हम अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग के बदौलत चल पाएगा, नहीं तो भाई नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब जब आप लोग बहुत अच्छा देखते हैं, शेयर करते हैं, तो हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई बनाना चाहिए वीडियो, और क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है इससे। जब आप नहीं देखते हैं तो मेरे सारे जो लोग हैं काम करने वाले नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आप ही लोग का शेयर, आप ही लोग पर लाइक जो है वो थोड़ा सा हौसला देता है। ठीक है, फिर ज़्यादा क्या बोले, नहीं तो फिर बोलिएगा कि चलिए कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं गोड्डा के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अब चालू होता है। पर्यटन स्थल हो गया, नदियाँ हो गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नदी जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे नदी एक है सुंदर, ठीक है, सुंदर नदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सुंदर नदी, एक सुंदर बांध भी यहाँ पर है, तो सुंदर नदी पर ही सुंदर बांध है। और एक मात्र गोड्डा का बांध है जहाँ से सिंचाई कार्य होता है। तो गोड्डा से संबंधित सुंदर बांध जो है उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि सुंदर बांध जो है उस सुंदर नदी पर है ये। ठीक है, एक है बासलोई, बासलोई, ये बासलोई जो है ना, बास पहाड़ी गोड्डा के क्षेत्र में ये नदी है। बास पहाड़ी गोड्डा के क्षेत्र में ये नदी है, बासलोई नदी, जो बास पहाड़ी गोड्डा से निकलती है और गोड्डा में प्रवाहित होते हुए फिर आगे की ओर बहती है। तो मतलब बासलोई नदी और उसके बाद सुंदर नदी, ब्राह्मणी नदी भी है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट यही दो नदियां हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पर्यटन, पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल में सबसे पहले बाराकोपा पहाड़ी के बारे में हम बता दिए, तो उसको दिमाग में रखिएगा। सुंदर बांध जो एकमात्र गोड्डा का बांध है, जो सबसे अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एक है निमझर मेला, अभी बसंत राय का एक मेला हम बता दिए यहाँ पर। ठीक है, राजा बसंत का मेला जिसको हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर चैत शुक्ल में होता है, और ये मतलब देखा जाए तो ये बिस्वा मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिस्वा मेला एक हो गया, और एक यहाँ पर अभी जो हम बताएं कौन सा मेला, निमझर मेला। ठीक है, निमझर मेला, ये सब लिखते चलिएगा। निमझर मेला हो गया, सुंदर बांध हो गया, सुंदर बांध हो गया। ठीक है, माँ योनी का मंदिर हो गया, बाराकोपा पहाड़ी क्षेत्र हो गया जो घूमने वाला हो गया। एक है मैक्स मुलर के द्वारा जो एक टैंक बनाया गया था, वो मैक्स मुलर द्वारा बनाया गया टैंक, वो कहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पर है, मैक्स मुलर द्वारा बनाया गया टैंक। फिर उसके बाद सुंदर बांध, निमझर मेला, उसके बाद बिसु मेला, उसके बाद बाराकोपा पहाड़ी, उसके बाद योगिनी का मेला, मतलब योगिनी माता का मंदिर। ये बहुत फेमस है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि ये पर्यटन स्थल जो है बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, राजा बसंत वाला जो है वो भी पूछा जाता है, क्योंकि राजा बसंत वाला तालाब के बारे में जो है वो बहुत बार जलाशय के बारे में पूछा गया था। बार बार जलयान बोल देते हैं, लेकिन है जलाशय। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा पर्यटन स्थल के बारे में। और पर्यटन स्थल के बाद जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को यहाँ पे देखना है। भाई लोग, गोड्डा वाले लोग इसका आंसर देंगे। कहने का मतलब एक यहाँ पे खनिज क्षेत्र देख लेते हैं। कहने का मतलब अब पर्यटन स्थल जो महत्वपूर्ण जो पूछता है उसी को बता रहे हैं। अगर कुछ छूट जाए ना भाई साहब, तो गोड्डा वाले लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा
कि कौन सा चीज़ है जो हम छोड़ दिए जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो लोग जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में देख लेगा, लेकिन लिखना वही है जो रेलेवेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ एगारी बेगारी नहीं लिख देना है, जो कोई घटना हो तो करो लिख दिए। कहने का मतलब जो पूछता है ना उसी को लिखिएगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं आपका एरिया है तो कोई नदी उदी ढोड़ा उड़ा कुछ हो तो ओकरा लिख दीजिए, नहीं, मतलब जो पूछा जाएगा एग्जाम पर्पज से उसी को लिखना है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में। नहीं तो गोड्डा वाले तो हमसे तो अच्छा ही गोड्डा के बारे में जानेंगे, पता चलेगा कुछ भी लिख दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे खनिज, तो खनिज अगर अच्छा से देखा जाए तो खनिज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कोयला। देखिए कोयला जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोयला जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कोयला के लिए एक फेमस खान है ललमटिया, ठीक है, ललमटिया जो कोयला क्षेत्र है वो फेमस है यहाँ पे कोयले के लिए, कोयला के लिए फेमस है ललमटिया, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सीसा भी पाया जाता है यहाँ पे, सीसा और फेल्सफार, ठीक है, फेल्सफार, सीसा और मतलब कोयला, ये तीन चीज़ जो है वो यहाँ पे खनिज के रूप में पाया जाता है। ललमटिया कोयला क्षेत्र जो है वो बहुत फेमस रहा है, और इस तरह से यहाँ पे खनिज में देखेंगे तो कोयला का भंडार है यहाँ पे भी ललमटिया क्षेत्र में। अब ललमटिया जो क्षेत्र है अभी भी विवादित है, और अभी भी कुछ यहाँ पर विवाद चल रहा है, अभी करंट इशू है यहाँ पे सरकार के साथ में, मतलब लोगों के साथ में यहाँ पे कुछ उलझने अभी भी है गोड्डा के क्षेत्र में, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ललमटिया कोयला क्षेत्र। अब हमको ये बताइएगा कि ललमटिया कोयला क्षेत्र दुर्घटना, ललमटिया कोयला क्षेत्र दुर्घटना कब हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कमेंट करके कि ललमटिया कोयला क्षेत्र दुर्घटना कब हुआ था, जहाँ पे बहुत लोगों की मृत्यु हुआ था। आप डिटेल जो है वो नीचे आप लोग डेट सहित और ईस्वी सहित नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम देखते हैं कितने लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये ललमटिया कोयला क्षेत्र कहाँ है, गोड्डा में है, और कोयला, सीसा और फेल्सफार जो है उसके लिए यहाँ पे फेमस है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब उद्योग जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उद्योग में अगर देखेंगे तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यहाँ पे लगा हुआ है। जिंदल जो है जिंदल लिमिटेड हो गया, जिंदल लिमिटेड हो गया, और एक है अडानी, ठीक है, दूसरा अडानी, ठीक है, ये ना होगा अडानी, ठीक है। तो अडानी पावर का जो प्लांट है वो यहाँ पे लग रहा है। भाई साहब अडानी वाला पावर प्लांट जो है वो कहने में तो 2017-18 से लग रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा लंबा चौड़ा ज़मीन चाहिए, 16,000 वर्ग फीट ऐसे करके ज़मीन चाहिए। 4 प्लांट लग रहा है 400 करके, ऐसे 400 में, और उसके बाद मतलब यहाँ पे 400 वर्ग किलोमीटर में लग रहा है। तो कहने का मतलब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो आप देख लीजिएगा कितना में लग रहा है, लेकिन 4 प्लांट लगेगा यहाँ। तो यहाँ पे लोग विरोध कर रहा है, मतलब ज़मीन नहीं दे रहा था, मतलब रघुवर सरकार के समय का बात है ये, तो अधिग्रहण ज़मीन का करने के बाद ही लगेगा प्लांट, तो सरकार ज़बरदस्ती जो है यहाँ अधिग्रहण करवा दी थी ऐसा बोला जाता है। लेकिन फिर ये प्लांट जो है अडानी का चालू हो गया है, यहाँ पे काम जो है वो चालू है। तो कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ पर बिजली का खुद कमी है, 2525 यूनिट यहाँ पर बिजली का ज़रूरत होता है परिवार में, एक परिवार में, और यहाँ पे नहीं मिलता, 500 कुछ 28-30 ऐसे करके यूनिट मिलता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पर बिजली का घोर अभाव खुदे है, और अडानी भाई साहब यहाँ पर बिजली बनाएंगे और यहाँ से बांग्लादेश को बेचा जाएगा। कहने का मतलब पूरब और उत्तर की ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और उधर जब जाएंगे तो उधर बांग्लादेश मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये अडानी तो यहाँ पे तैयार करेगा कौन सा चीज़, बिजली तैयार करेगा गोड्डा में, और कोयला भी यहाँ पर है, सब कुछ है, लेकिन बेचेगा किसको, बांग्लादेश को बिजली बेचेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मतलब झारखंड में जो बिजली तैयार होगा वो किस देश को बेचा जाएगा, तो बांग्लादेश को बिजली बेचा जाएगा। और भाई साहब मतलब अपने को कमी है, कहने मतलब अपना जो झारखंड है उसमें पूरी तरीक़ा से बिजली का कमी है, और ये सब भाई लोग कहाँ बेचेगा, मतलब अडानी भाई लोग कहाँ बेचेगा, तो ये आपका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो बांग्लादेश है वहाँ पर बेचेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अडानी जो पावर लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, फिर उसके बाद बीड़ी उद्योग, ठीक है, बीड़ी उद्योग जो है वो यहाँ पर है, लघु कुटीर उद्योग भी है यहाँ पे। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा उद्योग धंधा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो गोड्डा है, इस गोड्डा क्षेत्र में जनजाति कौन सा है, जनजाति, ठीक है,
अब देखिए जनजाति में अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे संथाल, ठीक है, संथाल जो है वो सर्वाधिक संख्या में हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। अब देखिए सोरिया पहाड़िया जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की संथाल, भारत में सबसे बड़ी भील, दूसरी भारत में सबसे बड़ी गोंड, झारखंड में मतलब सबसे बड़ी संथाल। उसके बाद आदिम जनजाति जो 8 है झारखंड में, उसमें सबसे बड़ी जनजाति सोरिया पहाड़िया, उसमें सबसे बड़ी सोरिया पहाड़िया, और एक है माल पहाड़िया, ठीक है, माल पहाड़िया। देखिए झारखंड में ना जनजातियों का शासन व्यवस्था होता है, तो जो संथाल जनजाति लोग हैं ना वो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया को मार मार करके ना ऊपर भेज दिया, पहाड़ी के क्षेत्र में भेज दिया, और जो सोरिया पहाड़िया का जो शासन व्यवस्था था उसी को संथाली लोग अपना लिया, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मतलब संथाली लोग जो अपना शासन व्यवस्था है वो माझी शासन व्यवस्था है, तो कहने का मतलब यहाँ पे किससे अपनाया है, तो कहने का मतलब ये जो है ये अपनाया है किससे, सोरिया पहाड़िया से अपनाया है, ठीक है। उसके बाद माल पहाड़िया भी एक जनजाति है, दूसरा नंबर की आदिम जनजाति, ठीक है, ये आदिम है, आदिम, और ये है जनजाति, मतलब जनजाति का थोड़ा स्थिति अच्छा होता है आदिम जनजातियों के तुलना में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है किससे, तो आपका गोड्डा से जो महत्वपूर्ण है वो सब कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास किए। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हम लोग का थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे का सारा वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।